बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। खान साहब की वीडियो तो नहीं आई, लेकिन उनकी एक ऑडियो आ गई है। खान साहब ने ईद से पहले ये दावा किया था कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए कुछ वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये वीडियोस जल्द ही मंजर-ए-आम पर आएगी। और उन्होंने एक बड़ा डीप फेक न्यूज़ के हवाले से एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। तो उनकी वीडियोस तो नहीं आई, लेकिन उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है। और ये ऑडियो उनकी एक मुमताज़ बिजनेसमैन, मुमताज़ इंडस्ट्रियलिस्ट, या कह लें कि वो बहुत बड़े डेवलपर हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के मालिक, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने वाले मलिक रियाज साहब का नाम। मलिक रियाज साहब के साथ उनकी एक मुबैना ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो आसिफ अली जरदारी से ये कह रहे हैं कि उनको खान साहब के मैसेज आ रहे हैं कि उनकी आसिफ अली जरदारी से पैचअप करा दिया जाए। इस मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से दावे ये किए जा रहे हैं कि ये अदम एतमाद के दिनों की बात है, यानी जब खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, उस वक्त खान साहब ने रब्ता किया था मलिक रियाज से। उन्होंने मलिक रियाज साहब को से रिक्वेस्ट की कि उनकी आसिफ अली जरदारी से पैचअप करा दें। वो चाह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी तहरीक अदम एतमाद के मामले से निकल जाए तो खान साहब की हुकूमत बच जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अब इम्पॉसिबल है ना। नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। अब इस ऑडियो लीक के ऊपर ज़ाहिर है डिनाइल आ रहा है खान साहब और उनकी जमात की तरफ से, लेकिन इस मुबैना ऑडियो लीक के जो दो मरकज़ी किरदार हैं, आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज, उनकी जानिब से अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया। अब सवाल ये कि क्या इन दोनों बड़ी हम शख्सियात जिनकी हज़ारों फ़ोन कॉल्स होती होंगी और हज़ारों लोगों से बातें करते होंगे, उनकी कभी इस किस्म की ऑडियो लीक नहीं हुई, तो ये ऑडियो की लीक हुई है। क्या ये ऑडियो लीक की गई है, कराई गई है? और इस ऑडियो को लीक करने का मकसद ये बताना है कि खान साहब भी एनआरओ की तलाश में थे और वो आसिफ अली जरदारी के साथ, जिनको वो अपना बदतरीन दुश्मन, जानी दुश्मन कहते रहे हैं, उनसे वो कोई रिलीफ मांग रहे थे, उनसे कोई एनआरओ मांग रहे थे, उनसे कोई ऐसी बात करने की कोशिश कर रहे थे जिससे उनकी हुकूमत बच जाए। इस बात को खान साहब को मुखालिफिन तो कतई नहीं मान रहे। कोई कह रहा है ये जाली ऑडियो है, मलिक रियाज साहब की आवाज़ नहीं है। कोई कह रहा है जी कि खान जिसको मिलने के लिए पाकिस्तान के अंदर सीआईए का चीफ घूमता रहा, जिसने जो बाइडेन को कॉल नहीं की, जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, वो एक मलिक रियाज से बात करने के लिए यूं रिक्वेस्ट करेगा, यानी मलिक रियाज से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी आसिफ अली जरदारी से सुलह करा दो या उनसे कहो कि वो इस मामले में मेरी मदद करें। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो खान साहब के जो चाहने वाले वो तो इस बात को कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो खान साहब को देवता समझते हैं, वो खान साहब को अवतार समझते हैं। और खान साहब की जो पिछले अगर आप देखें 4 दिनों में यानी बेइज्जती की हैट्रिक हो रही है। लॉन्ग मार्च जब से खान साहब ने किया, उसके बाद से खान साहब की जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो अजीबोगरीब है। कभी वो किस इस्लामिक टच उनकी आ जाता है, कोई उन्हें बता रहा है कि अपनी तकरीर में इस्लामिक टच दो, तो उनकी मुनाफिकत खुल के सामने आ जाती है। यानी उन्हें बताना पड़ता है कि अगर मज़हब की बात करनी है कि नहीं करनी। फिर उनके कुछ सहाफ़ी ऐसा सवाल कर देता है तो कहते हैं ये प्लांटेड सवाल था, और सवाल में उनकी सारी जो बयानियाँ है और सारा उनकी जो सियासत है वो फीती फीती हो जाती है। और अब ये ऑडियो लीक हो गई है। तो खान साहब के साथ क्या हो रहा है? खान साहब जब से इक़्तिदार से गए हैं वो उसके बाद से परेशानी का शिकार है। कभी उनका फ़ोन चोरी हो जाता है, कभी उनकी जान को ख़तरा है तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं। तो एक तसलसल है जब से वो इक़्तिदार से बाहर निकले हैं। तो ये बात समझने वाली है, और ये बात यानी अगर लॉजिकली इसको देखा जाए तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि इंसान को किसी चीज़ का इतना दुख नहीं होता जितना दुख उससे कुर्सी के जाने का होता है। और कुर्सी के जाने का दुख इसलिए होता है कि फिर वो लोग जो कि आपको हर वक्त आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, आपको सलाम में ठोक रहे होते हैं, वो आपसे आंखें फेर लेते हैं, आपको मुँह नहीं लगाते। तो ये जो इज़्ज़त जाने का खौफ होता है, इज़्ज़त के चले जाने की जो तकलीफ़ होती है, ये इंसान को बहुत बेचैन करती है। तो ख़ास अब उस तकलीफ़ दे अमल से गुज़र रहे हैं और उस तकलीफ़ दे अमल में भोंगियाँ मार रहे हैं। और उनका जो स्टेटस था एज ए प्राइम मिनिस्टर और एक रख रखाव और वकार जो उनका भरम था,
वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुलता जा रहा है। उनके पास बात करने के लिए भी कोई ठोस बात नहीं है, कुछ कोई ठोस ग्राउंड नहीं रही। ऑडियो लीक को तो आप एक तरफ रखें कि वो असली है, जाली है, इस पे लोग बहुत सी बातें करेंगे। जो हुकूमत के लोग हैं वो कह रहे हैं देखें जी कितना बड़ा खान वो बड़े दावे करता है कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, पुष्पा किसी के आगे नहीं झुकता और लेट गया जरदारी साहब के आगे। जो खास साहब के हमायती हैं वो कह रहे हैं जरदारी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो उनकी याद दहानी के लिए अर्ज़ है कि यही जरदारी साहब थे जिनके साथ मिलकर इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को उल्टाया था। जरदारी आदि थे, यही जरदारी साहब थे जिनके साथ मिलकर लाहौर में जलसायाम किया था तहरीक इंसाफ ने। मौलाना क्या थे वो अपना अल्लामा तारुल कादरी साहब भी उस जलसे में थे, जो लाहौर के माल रोड पे एक जलसा हुआ था। तो पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, ये सारे इकट्ठे थे उस वक्त नून लीग के ख़िलाफ़। तो इसमें कोई यानी हैरानी की बात नहीं है कि आसिफ अली जरदारी के साथ उनके ताल्लुकात नहीं है या वो उनके साथ हमेशा के दुश्मन रहे। तो सियासत और मुनाफकत में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर आम आदमी कोई ऐसी हरकत करे तो मुनाफिक कहलाता है, और अगर सियासतदान ऐसी हरकत करें यानी कहें कुछ और करें कुछ तो वो मुनाफिकत नहीं कहलाती, वो सियासत कहलाती है। तो ख़ास अब सारी बातें तो अपने लोगों से नहीं करवा सकते ना कहीं वो किसी ना किसी को अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपनी सियासत को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। मलिक रियाज उनके बहुत बड़े फाइनेंसर रहे हैं, और हर बड़ा बिजनेसमैन इस मुल्क के हर बड़े सियासतदान का फाइनेंसर होता है। तो इस किस्म के फाइनेंसर हमेशा सियासत अपनी जेब में रखते हैं कि जब उन्हें तहरीकें चलानी पड़े, जब उन्हें जलसे करने पड़े, जब उन्हें किसी को कोई माली फ़ायदा देना हो, किसी को रिश्वत देनी हो, तो वो इन बिजनेसमैनों का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको 20 नाम मिल जाएंगे जो नवाज शरीफ के साथ थे, जो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थे, जो इमरान खान के साथ भी रहे हैं। हर एक बंदे के साथ इस तरह के बिजनेस टाइकून रहते हैं, क्योंकि कंगलों के साथ तो आप सियासत नहीं कर सकते ना। खान साहब ने जो 32-34 जलसे की, इनका खर्चा किसने उठाया? खान साहब ने। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फाइनेंसर मौजूद होते हैं। तो इन सब को अगर आप एक तरफ रखें तो खान साहब की अगर आप कैफियत देखें तो वो इस कैफियत में गुजर रहे हैं कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने हाथ पाँव मारे होंगे तो उसको आप सियासत कह ले, तो ये सियासत ही है। ये सियासत ही है कि वो लॉन्ग मार्च करने गए और फिर जब देखा कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो रहा तो भाग गए, और फिर कह दिया कि जी हमें तो मारा गया। आजकल वो बैन डाल रहे हैं, रो रहे हैं, हो गया हमें मारा गया, हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए जा रहे थे। कभी किसी मुल्क में ऐसा होता है? कभी नहीं होता। लोग अवाम बाहर निकले, पुलिस उनको मारे, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है भाई, जब आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते तो ऐसा ही होता है कि आपने असातिज़ा को डंडे नहीं मारे जो अपने हकूक़ के लिए निकले, क्या आपने पैरामेडिक स्टाफ को डंडे नहीं मारे जो अपने हकूक़ के लिए निकले, और सबसे आम बात क्या आपने लब्बैक वालों को नहीं मारा? टीएलपी के लोग जब बाहर निकले थे तो वो क्या हुकूमत गिराने के लिए निकले थे? क्या वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए निकले थे? क्या उन्होंने कहा था इमरान खान इलेक्शन की डेट दे दो? तो वो तो निकले थे फ्रांस के ख़िलाफ़। उस वक्त तो आपको बड़ी फिक्र थी कि यूरोप नाराज़ हो जाएगा, हमारे बिजनेस ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, खुद आप अमेरिका के खिलाफ अलम जहाद लेके निकले हुए हैं। अब नहीं ये ऑर्डर कैंसिल होते, अब नहीं कोई किसी मुल्क का नुकसान होता, अब आपका ज़ाती नुकसान हो गया कि आपकी कुर्सी छीन गई। तो खास साहब ने जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ किया, ये उसका भी वो कहते हैं ना, उसी के फल से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वही फल आपको मिल रहा है। जिस तरह लोगों पे वो तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनका एहतजाज कोई ऐसा एहतजाज नहीं था जिसको आप डंडे मारते और लोगों को रोकते। वो जा रहे थे इस्लामाबाद, अब वो चले जाते, धरना दे के बैठ जाते, एहतजाज करते, पूरी दुनिया उनके एहतजाज को नोटिस करती कि हाँ मुसलमान किसी बात पे एहतजाज कर रहे हैं। ना वो आपकी हुकूमत गिराने आए, ना आपको आपके ख़िलाफ़ थे। तो जो कुछ तहरीक लब्बैक के साथ किया तो अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया, हालांकि उसका 1% भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुआ। जी मैंने फजल रहमान को छोड़ दिया था, मैंने फ़लाँ को छोड़ दिया था, कि उस वक्त आपने नहीं छोड़ा था, इदारे आपके साथ खड़े थे, वो आपको कुछ नहीं करने दे रहे थे। वो समझते थे कि आप किस तरह के यानी फासिस्ट ज़हन के मालिक हैं। अगर आपके हाथ में होता तो आप तो उनको रावी का पुल नहीं क्रॉस करने देते, वही गोली मरवा देते। अब हासिम कहते जी, हासिम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, वो रोज़ बैठ जाते हैं, कोई ना कोई नई शुद्ध नहीं छोड़ते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट को वाज़े दे रहे हैं कि मेरी मदद को आए, मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल करता हूँ। तो हाँ साहब को आज वो कहते थे मुझे यानी अंपायर की उंगली खड़ी हो जाए। याद है आपको धरना जो हुआ था, उस वक्त अंपायर कोई और था,
आज वो किसी और को अंपायर बुला रहे हैं। अब वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट मेरी अंपायर बन जाए, सुप्रीम कोर्ट मुझे प्रोटेक्ट कर दे। अब पिछले जो तहरीक चली थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट मौजूद थी, लेकिन थर्ड अंपायर थी, अंपायर कोई और था। अब थर्ड अंपायर को बाकायदा अंपायर बनाने की दावत दे रहे हो। कह रहे सुप्रीम कोर्ट हमें क्लियरेंस दे, हमें गारंटी लेके दे, हमें मारनी पड़ेगी, हमें रोका नहीं जाएगा और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो यानी हमें कोई उंगली नहीं लगाएगा। फिर हम बताएंगे कि हम कितनी पावर में हैं, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यानी खान साहब ने यानी फेर की करना है। अब खान साहब ने जो अभी किया, कोर कमेटी का जो उनका इजलास हुआ, उससे पहले जो लड़ाई अंदर तहरीक इंसाफ का चली, तमाम MNA MPs को उन्होंने कहा कि जाओ अपने अपने हल्के से कम एक MNA 2000 बंदे भी नहीं ला सकता, एक MPA 1500 बंदे भी नहीं ला सकता, तो कम से कम एक MNA और 2 MP एक हल्के में होते हैं, तो तीनों मिलके 5000 बंदे तो लेकर आओ। सारे अरकान असेंबली को कहा अपने अपने हल्कों में जाओ। जो उनके साथ एक्स वज़रा थे उनको भी कहा जाओ काम करो, सिवाय उन वज़रा के जो जिनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं और जो अपने खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ कोई FIR दर्ज कर लो ताकि हमारे पास एक्सक्यूज हो जी, हम काम नहीं कर सकते, बाहर निकलेंगे पकड़े जाएंगे, हुकूमत मुकदमे दर्ज कर रही है। तो मुकदमे रोज़ दर्ज हो रहे हैं, एवं दर्ज हो रहे हैं। तो ये रिक्वेस्टें की जा रही है कि मुकदमे दर्ज करो ताकि वो लेम एक्सक्यूज़ हो। अब जिन पर मुकदमा दर्ज नहीं है उनकी जान फंसी रहेगी, उन पर खान चढ़ा हुआ कि अपने हल्के से 3-3, 4-4 5-5 हज़ार लोग लेकर आओ। पहले भी पैसे दिए थे, कुछ सुना है कि हर MNA MPs को कुछ फ़ंड दिए गए थे 15-20 लाख का कि आप लेकर आएँ, लेकिन वो फ़ंड हड़प हो गया, नहीं लेकर आए। MNA MP जिनसे इलेक्शन लड़ना होता है आसान थोड़ी होता है, करोड़ों रुपये इलेक्शन पे लगते हैं, तो लोगों को लाने पे नहीं, एक दफ़ा का रिस्क है ना, यानी कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक 5000 बंदे ले जाने के लिए कोई 15-20 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, इतना खर्चा ही आएगा ना। अगर आप खुले पैसे भी खर्च करें, कोई 5000 बंदा लाने के लिए आपको कोई 1000 गाड़ी चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट कोई आपने पर पर्सन को 5-5 हज़ार रुपये देने, तो भी 20-25 करोड़ से ज़्यादा नहीं बनता पर MNA MPA। तो वो कह रहे जी बंदे आएंगे। अब इन बंदों को रोके ना, क्योंकि एक्सक्यूज़ तो है ना फिर, यानी वो राणा सनाउल्लाह वो तो मुझों को ताओ दे रहा है, वो कह रहा है मैं तो हुण अटक पुल भी नहीं टप्पन देना, पहले तो आन दिता सी ना कि आ जाए, अब नहीं मैंने वो टपने देना। हाँ साहब ने कहा मुझे इलेक्शन की डेट दे, मरियम औरंगजेब भाई उसने कहा ले इलेक्शन की डेट जनाब, अगस्त 2023, हुण करो गल, करो मुज़ाकरात। तो डेट तो दे दी हुकूमत ने, अब खान साहब और क्या डेट मांग रहे हैं। अब मुझे डेट दे दें इलेक्शन की डेट हुकूमत ने दे दी है, इलेक्शन अनाउंस भी कर दिया कि जी अगस्त 2023 में होंगे, तो अब खान साहब को रुक जाना चाहिए। खान साहब कह रहे हैं मेरी मर्जी की तारीख दे, तो अपनी तारीख बता दें, फिर किसी जलसे में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बता दें जी मैं फ़ला डेट को इलेक्शन चाहता हूँ, जुलाई में चाहता हूँ, अगस्त में चाहता हूँ, सितंबर में चाहता हूँ, अक्टूबर नवंबर में चाहता हूँ, जब आप चाहते हैं फिर वो डेट आप बता दें। तो झूठ की जो है ना एक यानी सैलाब आया हुआ है और बेइज्जती की एक लहर चली हुई है। अब सुना ये कि इसमें वक्फा लाने के लिए खान साहब ने एक और बात कर दी, आज उन्होंने वो एक और यू टर्न ले लिया। पहले कह रहे थे मैं 6 दिन बाद इस्लामाबाद आऊँगा, अब उन्होंने कहा मैं 6 दिन बाद बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा। यानी सुभान अल्लाह, वो बेचारे तैयार होकर बैठे हुए थे यूथिए कि चलो खान साहब 6 दिन बाद, अभी हमारा जोश जज्बा है, ताज़ा कुट खाई हुई है, तो 6 दिन बाद फिर चलेंगे। खान ने तो कह दिया, लेकिन वो खान साहब ने कह दिया कि जागते रहना, मेरे ते ना रहना, 6 दिन बाद भी नहीं मैं आ रहा। अब जो ज़राए जो ख़बर है वो ये है इस सारी गुफ्तगू के अंदर कि उनके लोग ही तैयार नहीं हैं। जो मेन उनकी मरकज़ी क़यादत है वो कह रही है कि जनाब दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये टाइमिंग गलत हो गई है। मई जून पहले ही कहा था बड़ी गर्मी है, लोग नहीं निकलेंगे, और फिर और बड़े बहाने, महंगाई है, फलाना धमाका है, तो थोड़ा आगे कर लें। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जून के आखिर की डेट दे देता हूँ, जून में मौसम ठीक हो जाएगा, जुलाई में बारिशें हो जाती हैं तो जून का रखते हैं, 2-4 हफ्ते हम और खींच लेंगे, जुलाई तक ले जाएंगे। लेकिन जो अंदरूनी ज़राए वो कहते हैं जनाब हूँ कोई लॉन्ग मार्च शॉन्ग मार्च नहीं, उनसे गल मुक गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आ जाओ खान साहब, तो फिर तो मुसीबत फंस जाएंगे। खान साहब उसी सूरत में निकलेंगे जब उन्हें पूरी गारंटी मिल जाएगी, और फिर यानी लाहौर से पेशावर तक लोग जो ना हाथ बांध के सड़कों पे खड़े रहेंगे, उनके इस्तकबाल के लिए पुलिस मुंह देखती रहेगी। राणा सनाउल्लाह जो है वो चने बेचेगा ठेले पे खड़ा होकर, और बाकी की हुकूमत जो है वो फिर वो कहते हैं ना पुतली तमाशा देखेगी। यानी हुकूमत को मफलूज करके खान साहब को बताया, यानी मौका दे रही कि खान साहब बताइए मेरे पास कितने बंदे हैं,
भाई इतने आदमी तो आप किसी को भी दे दें, आप तहरीक लबैक को आप खुला छोड़ें तो जितने बंदे खान साहब ने किया उससे 10 गुना ज़्यादा लेकर आएगी। उनके पास इससे ज़्यादा बंदे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के पास इससे ज़्यादा बंदे हैं। पॉलिटिकल जमातों को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, जिनकी ग्रास रूट पे वर्किंग ना हो। पैसे देखो तो आप किसी को भी ला सकते हैं। मौलाना अल्लामा तारुल कादरी नहीं ले आए थे, उनको दिहाड़ियाँ नहीं मिली। पूछो उनके फाइनेंसर से, चौधरियों से, जिन्होंने अरबों रुपये सिर्फ इस बात के दिए कि बंदे लेके आने हैं, उनका खर्चा चर्चा, फिर वहाँ रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, इतने दिन वहाँ लोग रहे, 3 टाइम की रोटी खाई, फिर कपड़ा लत्ता, बेशुमार चीज़ें की हैं। तो बड़े पैसे लगते हैं जनाब, आसान नहीं है। हाँ साहब की जो कहानी है वो ऑलमोस्ट मुक गई है। अब वो उनको कोई यानी अगर कोई नाराज़गी हो जाती है मुख्तलिफ हलकों की, मौजूदा गवर्नमेंट के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई नाराज़गी हो जाती है, कोई दिल चढ़ जाता है, तो हो सकता है कि दोबारा खान साहब की किस्मत यानी कुर्रा फाल खोल जाए। यही 2-3 ऑप्शन है ना, एक पीपल पार्टी है, एक मुस्लिम लीग नून है, एक इमरान खान है। तो थोड़ा बहुत डांट डपट के साथ, कान वान मरोड़ के साथ चीज़ों को फाइन ट्यून करके फिर से खड़ा कर दिया जाता है। अब मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आ गई ना, फाइन ट्यूनिंग उनकी हो गई जितनी होनी थी। 2-3-4 साल धक्के खा लिए, मारें खा ली, ठोकरें खा ली, जेलें देख ली, फिर वो इक़्तिदार में आने के लिए कहीं ना कहीं से उनको क्लियरेंस हो गई ना, नहीं रोक सके। तो इसी तरह खान साहब की भी हो जाएगी। अगर किसी पे और पे बुरा वक्त आया, पीपल्स पार्टी भी वापस आ सकती है, किसी पे भी हुमा बैठ सकता है। तो खान साहब सीखने को तैयार नहीं, ना वो हक़ाइक़ का सामना करने को तैयार है। ये 2 बड़ी बातें हैं। अगर वो सीख लें और हक़ाइक़ का सामना कर लें, ग्राउंड रियलिटी पे आ जाए ना, तो उनको अभी अब्जॉल्व करने में टाइम लगना है। तो इसके लिए उन्हें मशवरा दिया गया है कि खान साहब जाके बच्चों को मिलाओ और लंदन का एक चक्कर लगा लाए। अभी तो आपका नाम ECL में नहीं डाला, कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा, हुकूमत भी इस पर अभी ज़्यादा संजीदा नहीं है, और अभी टाइम भी अच्छा है, अभी तो हमारा मोमेंटम भी है, हम बाहर भी निकल सकते हैं, तो कोई आपको नहीं पकड़ेगा। तो खास साहब वो चूँकि पकड़ने का तो इतना खौफ है, बनी गाला में नहीं, वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं। उन्हें डर है मैं एयरपोर्ट पे गया मुझे कि वहाँ ना धर लिया जाए। हालांकि आज वो राना सलवाल ने बताया कि 170 बंदे की सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ने दी हुई है, गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी अलग है, तो 300 बंदा तो खान साहब ने सज्जे खब्बे सिक्योरिटी कर रहे हैं गनों के साथ। ऐसे बंदे को कौन पकड़ सकता है? तो उनको जहाज़ में भी जाना होगा, कहीं बाहर जाना होगा, तो उनको छोड़ने के लिए इतने लोग तो चले जाएंगे ना। तो उनको मशवरा दिया गया कि जाके बच्चों से मिले। वो कंसिडर कर रहे हैं, उन्होंने कहा भी कि हाँ मैं लंदन जाना चाह रहा हूँ, और ये जो बीच का पीरियड है, अभी टाइम है, तो एक चक्कर वो लंदन का लगा के आना चाहते हैं। तो हो सकता है वो अगले चंद दिनों में वो लंदन भी चले जाए। मंडे को कह रहे हैं मैं पटिशन पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो हो सकता है मैसेज आया कि जी हमारे पास कोई दरख्वास्त ले आए, हमको वे आउट निकाल लेते हैं। अंपायर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट क्लियरेंस देगी तो हम निकलेंगे, नहीं देगी तो नहीं निकलेंगे। हम गल कितने चलेगी अंपायर दे कोल, नवा अंपायर जो पहले थर्ड अंपायर था, अब वो बाकायदा अंपायर। तो इसका जवाब मरीम नवाज़ ने भी दिया है। मरीम नवाज़ की जो ड्यूटी है ना, वो समझती है कि इमरान खान साहब की मैं ही पूरी पढ़ सकती हूँ, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब के बयानिए का तोड़ उधर से ही आता है। तो उन्होंने कह दिया जनाब कि लॉन्ग मार्च चूँकि नाकाम हो गया, इसलिए खान जो अब सुप्रीम कोर्ट को वादन दे रहा है, और फिर उन्होंने कहा कि नंबर बदल गया है। यानी वो खान साहब जिस नंबर पर कॉल करके सहूलत लेते थे, मलिक रियाज का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का, जिनके बारे में कहते हैं मैंने उनके फ़ोन ब्लॉक कर दिए हैं, और उसके बारे में मरीम नवाज़ ने कहा कि उनका नंबर जो है बदल गया, यानी अब आपको वहाँ से मदद नहीं मिल सकती। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे बोझ डाल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई दिनों से कोई सवाल तो उठ रहे हैं ना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसले, अभी जो हाल ही में तौहीन अदालत वाला मामला था, इसके ऊपर तो बड़ी यानी एम्बैरेसिंग हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि दरख्त जो है वो लोगों ने इसलिए जलाए क्योंकि वहाँ पे टीयर गैस थी, और टीयर गैस से बचने के लिए दरख्तों का धुआं बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। खान ने आज ओना की भी बेइज्जती करती। खान ने कह दिया वो दरख्त नून लीग वालों ने जलाए हैं, वो तो हमारे बंदे ही नहीं थे, हमारे तो लोग बड़े ऑर्गेनाइज थे, हमारी तो औरतें सफाई कर रही थी। पता नहीं कितनी वीडियो कड़ी उन्होंने, केड़े धरने की पुरानी एक वीडियो निकाली और उसको कह दी देखिए हमारी औरतें तो सफाई कर रही हैं। वो थे वो उधर से भागते हुए तो किसी को राह नहीं नज़र आई, सफाई कहाँ से करनी है। लोग तो जान बचा के भागे, टीयर गैस थी, फलाना थी, कौन से लोग सफाई करने पे मामूर थे, झूठ बोल रहे थे खान साहब।
अब उन्होंने कह दिया कि दरख्त जो है वो नून लीग वालों जलाए, तो अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें, वो कहते हैं ना मिसाल चीनी ख्वाजेदा गवाह डड्डू, काम तो वही है ना, यानी मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। और गवाह कह रहा है कि जनाब ये आग लोगों ने जान बचाने के लिए लगाई, टीयर गैस से बचने के लिए लगाई, और मुद्दई कह रहा है कि नहीं ये तो आग मुखालफिन ने लगाई। तो अब उसी सुप्रीम कोर्ट से वो अपीलें कर रहे हैं। तो इसलिए मरीम नवाज ने कहा कि जनाब लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है कहानी और कोई नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वादा दे रहा है। उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से अदब के साथ कहती हूँ, इसकी सियासत से दूर रहें। तो का काम ये रह गया कि जहाँ इमरान खान नाकाम हो वहाँ वो मदद के लिए आए। ये पहले मिन्नतें करता है, फिर सियासत अदारों को सियासत में घसीटता है, और फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ चल पड़ता है। तो मरीम ने ये कहा कि बदतरीन नाकामी के बाद वो कहता है कि मेरा मार्च इसलिए नाकाम हुआ कि तैयारी नहीं थी, और कहता था बंदे लाने की तैयारी नहीं थी, आग लगाने की तैयारी थी, बंदे लाने की तैयारी नहीं थी। तो मरियम ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पूरे यानी ये जो हर महीने एमपी को उन्होंने को 30-35 लाख रुपए दिए थे कि बंदे इकट्ठे करके लाओ, फिर लोगों को डंडे खाने के लिए छोड़कर खुद निकल गए। तो उन्होंने बड़े टच ले लिए सियासत के अंदर। अब उन्हें एक ही टच रहता है, वो है जेल का टच। तो अब अगर आपने दोबारा ये हरकत की तो फिर जेल का टच, यानी वज़ीर आला पंजाब भी उनको तड़ियाँ लगा रहे हैं और उनको बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं एक इसके साथ साथ के सियासत और सियासत में एक और चीज़ आपको बता दूं, आज बलूचिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन, और उस इलेक्शन में अभी तक जो है ना को 1,500 लोग, 1,584 लोग अनअपोज्ड बिला मुकाबला मुंतखब भी हो चुके हैं। ये कैसी हैरानी की बात है, इलेक्शन हुआ नहीं और 1,584 अफराद मुंतखब भी हो चुके हैं। टोटल 4,556 वार्ड्स हैं, जिनमें से 1,500 वार्ड का रिजल्ट आ चुका है। तो 3,000 वार्ड के ऊपर इलेक्शन होना है और 32 अजला में बलदियाती इलेक्शन हो रहा है। देखते हैं इसमें से क्या निकलता है आउटकम और पब्लिक का मूड क्या होता है। वैसे तो खान साहब ने क्या कि ऐसी मुल्क बचाने को ठेका लेता है, गल तो सही है कि खान साहब जो है वो बेचारे बड़े अरसे से इस मुल्क को बचा रहे हैं, बाकी तो सब लूट के खा रहे हैं। तो अब खान साहब ने कहा इसको ठेका लेता है, फिर ਅਸੀਂ यही काम करांगे। अब पता नहीं ये बात उन्होंने किस मूड में कही। उनके ख़िलाफ़ मज़ीद 16 मुकदमा दर्ज हुए हैं। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ 16 मुकदमा दर्ज हुए हैं, और ये मुकदमा जो है इनमें बड़े लोगों का नाम शामिल है मुख्तलिफ़ थानों में, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में। इनमें शीरी मज़ारी, ज़रताज गुल, अली मीन, गंडापुर, खुरम नवाज़, बड़े लोगों के नाम शामिल। तो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। थाना पारा, थाना तरनोल, कोसार, बाराकूर, अमना स्ट्रीट सेक्रेटरीट, थाना लोही बीर, ये इस्लामाबाद के थाने हैं, यहाँ भी मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। तो ये मुकदमात हुकूमत दर्ज कर रही है उसी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, उसके तनाज़र में। तो उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से राना सनाउल्लाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि अब तो उनको गिरफ़्तार होना चाहिए। तो राना सनाउल्लाह तो तैयार है गिरफ़्तार होने के लिए, लेकिन वो कहते हैं इसका फ़ैसला उन्होंने नहीं करना, किसी और जगह से होना। अब आ जाते हैं तेल की कीमतों के ऊपर। हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है उसमें अब एक इतला तो ये कि आइंदा माली साल के लिए हुकूमत कोई 300 अरब का टैक्स लगाना चाहती है। ये इजाफी टैक्स है और इसमें 7,255 अरब का जो टैक्स वसूली का हदफ है उसको यानी बढ़ाया जा रहा है। वैसे पहले तजवीज़ थी कि 1,155 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे, अब सुना है कि 300 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। अब वो टैक्सेस क्या होंगे, ज़ाहिर है उसमें कस्टम ड्यूटी की मद में तरक्याती प्रोग्राम के लिए कुछ फ़ंड रखे जाएंगे। तो बजट 10 जून को आ रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। तो मजमूई अखराजात का तहमीना 12,994 अरब लगाया गया है। ये मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ। असल बात वो मुफ्ता इस्माइल साहब की करनी है मुझे, कि जिन्होंने यानी जब वो पहले वज़ीर बने थे तो आते ही उन्होंने रुपया डिवैल्यू कर दिया था, 105 से 115 ले गए थे। उन्होंने कहा नहीं आलमी मार्केट के मुताबिक नहीं है, तो आलमी मार्केट के मुताबिक इसको लेकर जाएं। अब वो दोबारा वज़ीर बने हैं तो आते ही उन्होंने पेट्रोल को कहा कि जी वो आलमी मेयार के मुताबिक नहीं, IMF कह रहा बढ़ा दें तो बढ़ा दें। लास्ट टाइम भी जब वो आए थे सितंबर 2017 में शायद आए थे, तो उन्होंने आते पेट्रोल की कीमत में 8-9 रुपये इजाफा किया था। अब दोबारा उन्होंने 30 रुपये इजाफा किया। तो मुफ्ता इस्माइल साहब की जो है ना कैपेबिलिटी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि वो हमेशा आलमी इदारों की साइड लेते हैं, जो वो कह दे वो कर देते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं उनसे वो नहीं होता।
तो यहाँ पर गुजारिश ये करना बनती है कि ये नून लीग की क़यादत से मैं कह रहा हूँ कि उनको गौर करना चाहिए कि कहीं मुफ्ता इस्माइल उनके लिए असद उमर ना साबित हों, क्योंकि असद उमर साहब भी इसी किस्म की हरकतें करते थे और वो भी अपनी तरफ से बहुत बड़े फ़िलासफ़र बनते थे। और मुफ्ता इस्माइल साहब तो वो तो पाकिस्तानी अवाम का तो बातें बड़ी उनकी अच्छी है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो लगता है कि वो किसी को कन्विंस नहीं कर पाते। वो अगर जाते हैं आलमी इदारों के साथ मुज़ाकरात में तो जो वो कहते हैं मैं ठीक है, जो आपने कह दिया वो हम कर देंगे, आप इतने पैसे दे दें बस हम कर देंगे। तो ये उनका जो रवैया ना ये थोड़ा डाउटफुल है। असल में अगर हुकूमत को अगर मईशत के ऊपर अपनी पोजीशन ठीक करनी है तो मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब को लाना पड़ेगा। अगर इरादा है 1 साल 1.5 साल हुकूमत का रहने का तो फिर उन्हें लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बगैर ये मामला हल नहीं होगा। इसहाक डार बेटर निगोशिएटर हैं, कन्विंसिंग पावर है और उनकी वो अपने साथ इंडस्ट्री को लोगों को लेकर चलते हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब ने वैसे अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुल्क के सारे बिजनेसमैनों को इकट्ठा करके कोई उन्होंने उनसे कोई लिया हो, कोई उनसे इनपुट ली हो। तो अभी वो 300 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो अगर इसहाक डार साहब की गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उनको जल्द से जल्द पाकिस्तान लाकर उनसे मईशत के मामले के ऊपर गाइडलाइन लेनी चाहिए। मुफ्ता इस्माइल साहब अच्छे आदमी होंगे, लेकिन उन्होंने वस दा खेल नहीं है, मरवा देंगे जो मुझे लग रहा है। मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बातें वो लॉयल आदमी है और उन्होंने बड़ी यानी बड़ी मुश्किल बर्दाश्त की है। मुश्किल वक्त में वो नैब इन्होंने पकड़ा भी था, तो सब कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो उनके आप चलाएं जी। तो मेरा ख्याल है उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया। एक और ख़बर है, वो है जस्टिस मकबूल बाकर के हवाले से, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको चेयरमैन नैब बनाने की तजवीज़ है और उसके ऊपर सबका कंसेंसस है कि ही इज़ ओके पर्सन। वैसे तो इस मुल्क के अंदर ओके कोई नहीं है। इस मुल्क की जो ख़राबी की बड़ी वजह है ना, वो किसी में बताऊंगा आपको कि वो असल वजह है कि इस मुल्क में ईमानदार आदमी नहीं चाहिए होता। इस मुल्क में वो आदमी चाहिए होता है जो आपके काम आ सके। तो हर बड़ा ओहदा हर उस शख्स के लिए खाली होता है जो किसी के लिए कोई सर्विस दे सके। मैं जस्टिस मकबूल बाकर की एबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा, न किसी और पे उठाता हूँ, लेकिन ये हकीकत है। मकबूल बाकर साहब के हवाले से भी ये समझा जाता है कि वो नून लीग के करीब है, यानी वो उनके जो फैसले हैं उनका फ़ायदा अगर किसी को हुआ तो मुस्लिम लीग नून को हुआ तो शायद उनके वो फेवरेट हों। लेकिन रिप्यूट वो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। जो कुत्ती चोरों के साथ नहीं मिलती उस कुत्ती की जो है ना उसका अंजाम मौत है। भाई ना समझ लो। आज के लिए इतना, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिए।